अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक खूबसूरत पोइम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैंजा 1, लाइन 1। Whose words these are? I think I know। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोइम एक सवाल के साथ शुरू होती है। लाइन के शुरू में शायर हैरान है कुछ जंगलात को देखकर। अब लाइन में दीज के इस्तेमाल से हमें अंदाज़ा होता है कि शायर यकीनन जंगलात के करीब ही होंगे। फिर शायर हमें बताते हैं कि उनका ख्याल है कि वो जिन जंगलात को करीब से देख रहे हैं उनके ओनर या उनके मालिक को वो शायद जानते हैं। लाइन 2, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। अब शायर यहाँ पे कहते हैं कि उन जंगलात का जो ओनर या मालिक है उसका घर गांव में है। गांव का दूसरा मतलब नेचर से करीब होना है, क्योंकि गांव में हमें अमूमन हर चीज़ प्योर फॉर्म में दिखाई देती है, उसमें किसी दूसरी चीज़ की मिलावट नहीं होती। इसी तरह से अगर हम गांव में वाकई किसी घर की भी बात करें तो वहाँ के घर भी कच्चे पक्के होते हैं। लाइन 3 and 4, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। अब शायर यहाँ हमें अंदाज़ा लगाते हुए बताते हैं कि वो मुझे यहाँ उसके बर्फ़ से ढके हुए जंगलात को देखने के लिए रुकते हुए नहीं देखेगा। अब ये मुकम्मल तौर पर शायर का अपना ख्याल है कि जंगलात का मालिक जिसका घर किसी गांव में है वो शायर को नहीं देख सकेगा, शायद इसलिए कि वो तो अपने घर में यानी गांव में होगा, तो इस तरह वो मुझे देखने से कासिर है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं। आया कि जंगलात का मालिक वाकई में शायर को देखने से कासिर है भी, या ये महज शायर का अपना ख्याल है। स्टेंजा 2, लाइन 5, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। अब यहाँ हमें एक और बात पता चलती है, और वो ये कि शायर अकेले नहीं है, उनके पास एक छोटा घोड़ा है जिसे हम इंग्लिश में पोनी भी बोलते हैं। अब यहाँ ऐसा महसूस होता है कि शायर और उनके घोड़े की आपस में अच्छी बॉन्डिंग है। यही वजह है कि शायर अपने घोड़े के ख्यालात को पढ़ सकते हैं। अब शायर यहाँ सोचते हैं कि उनके घोड़े को यकीनन ये सब यानी जंगलात के पास रुकना अजीब लग रहा होगा। क्यों? लाइन 6 में उसका आंसर है टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। क्यों अजीब लग रहा होगा? अब शायर अपनी इमेजिनेशन जिसमें वो अपने घोड़े की स्टेट ऑफ माइंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं उसे कंटिन्यू रखते हुए लिखते हैं कि मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो आखिर हम यहाँ पे क्यों रुकें। लाइन 7, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है, और वो ये कि शायर का एग्जैक्ट लोकेशन उस वक्त क्या था जहाँ पे वो खड़े हुए थे। यानी शायर उस वक्त जंगलात के दरमियान यानी जंगलात में घिरे हुए थे, और वहाँ पे एक फ्रोजन लेक भी है। उसका दूसरा मतलब ये हुआ कि मौसम शदीद सर्द होने की वजह से करीबी लेक भी फ्रीज़ हो चुकी है। तो इस लाइन से हमें शायर की एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ मौसम की शिद्दत का भी पता चल जाता है। लाइन 8, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अब यहाँ इस लाइन से हमें अंदाज़ा होता है कि शाम सिर्फ सर्द ही नहीं बल्कि शायर की ज़ुबानी डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर यानी साल की तारीक तरीन शाम भी है। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि शाम अब रात में बदल रही है, लेकिन शायर वहीं पे खड़े हैं। अब आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में कोई भी दूसरा इंसान घर वापस जाना चाहेगा जब शाम तेज़ी से रात में तब्दील हो रही है और सर्दी में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा हो रहा है, लेकिन शायर हमें वहीं पे खड़े रहकर हैरान कर देते हैं। स्टेंजा 3, लाइन 9, ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स अ शेक। शायर बेशक अपने घोड़े के दिमाग को पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका घोड़ा इससे बात नहीं कर सकता, यानी शायर से बात नहीं कर सकता। तो शायर की तवज्जो हासिल करने के लिए उनका घोड़ा अपने हार्नेस बेल्स को हिलाता है। हार्नेस दर हकीकत कुछ स्ट्रैप्स को बोलते हैं जो घोड़े के साथ बांध दिए जाते हैं उस पर सवारी करने के लिए और कंट्रोल हासिल करने के लिए। तो उस हार्नेस के साथ कुछ बेल्स भी अटैच्ड हैं जिनकी मदद से घोड़ा शायर को मुतवज्जा करता है अपनी तरफ, उसे ये याद करवाने के लिए कि इर्द गिर्द तो कोई घर नहीं है, तो हम यहाँ आखिर क्यों खड़े हुए हैं। लाइन 10, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। अब शायर घोड़े की माइंड रीडिंग जारी रखते हुए कहते हैं कि घोड़ा अपने हार्नेस बेल्स को शेक करता है ताकि शायर से पूछ सके कि आया सब कुछ ठीक तो है ना, क्या कोई गड़बड़ है, क्योंकि घोड़े को यहाँ रुकने की कोई और वजह नज़र नहीं आती। लाइन 11 and 12, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लिक। शायर कहते हैं कि वो मुकम्मल खामोशी में गिरे हुए हैं। वहाँ इतनी खामोशी है कि हार्नेस बेल से जो आवाज़ पैदा होती है उसके अलावा दूसरी आवाज़ जो शायर सुन सकते हैं वो नरम हवा की और बर्फ़ की ज़मीन पर गिरने की आवाज़ है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा खामोशी होगी, क्योंकि हवा के चलने
और नरम बर्फ़ की ज़मीन पर गिरने की आवाज़ तकरीबन ना होने के बराबर ही होती है। Stanza 4, line 13 and 14. The words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. शायर इस बात का इतराफ़ करते हैं यहाँ कि जंगलात गहरे और घने होने के साथ साथ खूबसूरत भी हैं। इस बात का अंदाज़ा हमें पहले से ही था क्योंकि शायर ने अपना काफ़ी वक्त उनको देखने में और ख़ासकर शदीद सर्दी में उनको देखते रहने में बिताया, तो हम अंदाज़ा कर सकते थे कि शायर के लिए यकीनन वो जंगलात अहमियत के हामिल थे। लेकिन नेक्स्ट लाइन में शायर कहते हैं बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, यानी बेशक वो जंगलात बहुत खूबसूरत हैं लेकिन उन्हें कुछ अहम काम करने हैं या कुछ जिम्मेदारियाँ या वादे निभाने हैं। वो वादे मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, यानी हो सकता है शायर ने अपने घर वालों से कहा हो कि वो जल्द घर वापस आ जाएंगे, या फिर वो वादे उन्होंने अपने किसी लवर या वाइफ से भी किए हो सकते हैं जिनको निभाने के लिए उनको इस दिलकश नज़ारे को गुड बाय बोलना होगा। ऐसा महसूस होता है कि शायर उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते लेकिन वो ये सब मजबूरी के तहत कर रहे हैं, सिंस ही हैज़ सम promises to keep. Line 15 and 16. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब ये लाइंस इस पोइम की आखिरी लाइंस हैं जिसमें सेकंड लास्ट लाइन को पढ़कर हमें अंदाज़ा होता है कि घर जाने से पहले शायर को मीलों का सफ़र तय करना है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि शायर अभी अपनी मंजिल या अपने घर से कोसों दूर है, तो इसके लिए उन्हें यकीनन जल्दी करनी होगी क्योंकि वक्त के साथ साथ शाम के साए गहरे हो रहे थे। लास्ट लाइन में शायर अपने पहले से कही हुई बात को रिपीट करते हैं, जिसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि यकीनन बहुत लंबा रास्ता है जो शायर को तय करना है अपने घर या मंजिल तक पहुंचने के लिए। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद जब शायर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे तो उससे जो सुकून हासिल होगा उसका अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पोइम एंड होती है।